स्वागत है साथियों। दृष्टि क्विक बुक का जो समरी है हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। जो इसकी 11th चैप्टर है संगम काल, उसका एक लेक्चर अपलोड हो चुका है जिसको आप सभी ने देखा है। उसके बाद ये आता है संगम कालीन शासन प्रणाली। तो जैसा कि जानते हैं कि आप सभी, मैं जैसे इसको अंडरलाइन करता हूँ, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हाईलाइट करता हूँ, जिससे कि आपको किसी भी बुक को पढ़ने के पहले क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि आपको याद रखने चाहिए, वो यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाते हैं। और उसके बाद जब आप उस बुक को पढ़ते हैं तब आपके लिए बहुत आसानी होती है। तो एक बहुत अच्छी बुक है ये, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया कि इसकी समरी आपके साथ डिस्कस करूँ। और आपके रिस्पॉन्स भी हमें इस बात के लिए इनकरेज करते हैं कि मैं इसे और आगे लेके जाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं संगमकालीन शासन प्रणाली। ये राजतंत्रात्मक और वंशानुगत थी। इसमें राजा की शक्ति सर्वोच्च होती थी, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राजा प्रजा को सर्वोपरि मानता था। शक्ति में तो राजा ही सर्वोच्च था, लेकिन राजा प्रजा को सर्वोपरि मानता था। प्रतिदिन सभा में प्रजा के कष्टों को सुनता था, न्याय कार्य संपन्न करता था। एक सभा होती थी राज्यसभा, जिसे कहा जाता था नालवय, और यह जो है राजा के साथ न्याय का काम करता था। तो नालवय न्याय से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। जो इस काल के शासक थे वो ब्राह्मण मतानुयायी थे, इसीलिए जो ब्राह्मण हैं वो प्रशासन में सर्वोच्च अधिकार और सुविधाएं इनको प्रदान की गई थी। तो युद्ध वगैरह भी लड़ते थे, चक्रवर्ती सम्राट बनने की अभिलाषा रखते थे, वीर गति को शुभ कार्य माना जाता था। राजा निरंकुश न हो, इसके लिए 5 समितियों का गठन किया गया था। 5 समितियों में कौन थे? तो मंत्री, पुरोहित, सेनानायक, राजदूत, गुप्तचर। ये आसान भाषा में हो गया। इनका नाम क्या होता था? तो मंत्री कहला जाते थे अमात्याचार, अमात्याचार लिखा है या अमात्याचार। दूसरा पुरोहित जो है पुरोहितार, सेनानायक हैं सेनापतियार, और राजदूत हैं दूतार, गुप्तचर हैं ओर्रार। तो ऐसे भी पूछा सकता है कि ओर्रार कौन थे? तो चूंकि एक तो ये महत्वपूर्ण समिति के हैं ये, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुप्तचर जो है ओर्रार। तो ये राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए 5 समितियों का गठन किया गया था। आइए देखते हैं आगे इसमें और कौन सी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो नगरीय और ग्रामीण प्रशासन कैसा था संगम काल का, ये यहाँ देखने को मिलता है। क्योंकि जो संगम काल का नगरीय और ग्रामीण प्रशासन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कर पूछा जाता है, मेंस का तो एक फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक, तो इसमें क्या था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया था और हर का एक प्रशासनिक अधिकारी होता था। इनमें जो नगरीय और ग्रामीण प्रशासन था ना, इसमें मंडलम जो है वो प्रमुख थे। अब इनके जो अलग अलग नाम हैं उनको देख लेते हैं। जैसे मंडलम जो है वो संपूर्ण राज्य थे, नाडु प्रांत था, उर या पेरूर नगर के बड़े ग्राम थे, सिरूर छोटे ग्राम थे। उर बड़े ग्राम, सिरूर छोटे ग्राम, मुडुर पुराना ग्राम, अवय छोटे ग्रामों की सभा, पट्टिनम तटीय शहर, पोडियाल सार्वजनिक स्थल, साले प्रमुख सड़क, तेरू नगर की प्रमुख गली। तो कुछ शब्द आप देखेंगे थोड़ा उनका फोनेटिक्स जो है वो जो उनके थोड़ा सा मिलते हैं अक्षरों से, तो उससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, क्योंकि इसी स्क्रीनशॉट में आपको राजस्व से संबंधित शब्दावली भी मिल जाएगी जिनको भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो कुछ नगर और ग्रामीण प्रशासन से संबंधित शब्द हैं वो भी आपको इसमें मिल जाते हैं। जो ग्राम प्रशासन, जो ग्राम था वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी और इनकी सभा को कहा जाता था अवय। जैसे कि आपने अभी देख ही लिया कि अवय जो है वो छोटे ग्राम की सभा कहलाती थी। जो बड़े ग्राम थे उनको आपने देखा उर कहा जाता था, और जो छोटे ग्राम थे उनको कहा जाता था सिरयूर सिरूर। तो ये भी दोनों आपको यहाँ डिस्कस किया गया है टेबल में, वही यहाँ पर डिस्कस किया गया है। प्रमुख नगरों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संगम काल के प्रमुख नगर थे, तो देख लेते हैं। तो उरैयूर जो है यह चोलों की राजधानी थी तथा सूती कपड़ों का बड़ा केंद्र था। कौन सा? उरैयूर। थोड़ा सा आप इसको समझिए कि अगर हम इसको एक दक्षिण भारत का मैप यहाँ पर बना लें तो आप जानते हैं कि ये वाला जो एरिया हो गया ये आपका चेर हो गया और इधर का जो हिस्सा हो गया ये हो गया पांड्य। जो इधर वाला हिस्सा है ये हो गया आपका चोल। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हो गया आपका चोल, ये हो गया आपका पांड्य इधर, और ये हो गया आपका चेर। अब इसको समझते हैं। उरैयूर जो है वो चोलों की राजधानी है, तो चोल कहाँ है? ऊपर है। इनको यहाँ पर बना लीजिए उरैयूर। ठीक, तो ये हो गया उरैयूर। यहाँ पर छोटा सा अगर लिख दूँ आपको देखने में समझ में आए तो उरैयूर। सूती कपड़ों का ये बड़ा केंद्र था, चोलों की राजधानी। पुहार क्या है? पुहार जो है चोलों की समुद्र तटीय राजधानी थी, एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था। तो उरैयूर और पुहार को एक साथ कर लीजिए, तो मैप बनाइएगा तो उरैयूर और पुहार को एक साथ लिखिएगा, जिसमें कि ये पता चल जाए कि जो चोल में है वो उरैयूर और पुहार दोनों एक साथ हैं। तो ये आपका
डिवीज़न इस तरीके से, इसमें आप लिख लेंगे उरैयूर और यहाँ पर लिख लेंगे पुहार। ये दोनों किसके हो गए? चोल के हो गए। ठीक, चोल का क्लियर हो गया। अब देखते हैं पांड्य शासकों में। तो पांड्य वाला ये वाला हिस्सा है, इसमें क्या है, पांड्य शासकों की राजधानी थी मदुरै, तो इसको जोड़ लीजिए मदुरै से, तो मैप पर जब बना के याद करेंगे तो याद हो जाएगा। इसी प्रकार जो पांड्यों की तटीय राजधानी थी वो थी कोरकाई, तो इसको यहाँ तट पे रख लीजिए, तो इसको नाम दे दीजिए आप कोरकाई। तो ठीक, इसके बाद चेर में देख लेते हैं। तो चेरों की राजधानी कौन सी थी? वांजी या करैयूर। तो करैयूर ये हो गया आपका यहाँ पर, करैयूर केरल से संबंधित है, थोड़ा ऐसे भी याद रहेगा करैयूर। और जो मुजरिस थी या मुसरी, वो चेर का प्रमुख बंदरगाह था, मुजरिस या मुजरी। तो इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। देखिए जो डिजिटल पेन होती है इसे थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं लिखाता है, लेकिन यह है कि आप इसको मैप पर ड्रॉ कर लीजिएगा, समझाने के लिए मैंने आपको इसको ड्रॉ किया। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे कि तीनों जो प्रमुख नगर थे, पत्तन भी दिया है, राजधानी भी दिया है, प्रमुख नगर ही दिया हुआ है। तो ये उरैयूर, पुहार, मदुरै, कोरकाई या फिर करैयूर और मुजरी मुजरिस। ठीक है, तो ये संगमकालीन प्रमुख नगर हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप देख लीजिएगा। सैनिक व्यवस्था कैसी थी? तो सेना के कप्तान को एनाडी कहा जाता था। रथ, सेना को रथ, हस्ती दल, घुड़सवार, पैदल सेना में विभाजित किया गया था। जो अगली टुकड़ी होती थी उसे तुसी और जो पिछली टुकड़ी होती थी उसे कुलई। तो तुसी चले आगे, कुलई चले पीछे। ठीक, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की मूर्तियां बनाई जाती थीं, उनका नाम उपलब्धियां अंकित की जाती थी। चोलों तथा पांड्यों के शासनकाल में नागरिक और सैनिक पदों पर वेल्लाल होते थे। ये वेल्लाल कौन थे? धनी किसान होते थे। ठीक है, तो नागरिक और सैनिक पदों पर वेल्लाल को रखा जाता था। राजा अपने निवास स्थान की सुरक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करते थे। तो संगम काल की ये सैनिक व्यवस्था थी। अब देख लिए सैनिक तो कर प्रणाली या राजस्व कैसा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भूमि कर, नगद, अनाज दोनों में था। जो कर अदा करने वाले क्षेत्र की प्रसिद्ध इकाई होती थी उसे कहता था वरियमवारी, और भूमि की उस इकाई से जो कर वसूलता था उसे कहा जाता था, चूंकि वरियमवारी क्षेत्र था इकाई, तो वहाँ का जो प्रभारी होता था उसे कहा जाता था वरियार। तो वरियार अपने वरियमवारी से इकाई कर से कर लेकर के जमा करता था। अब भूमि निवर्तन के अनुसार मापी जाती थी। सुदूर दक्षिण में माँ और वेली भूमि के माप थे। तो माँ और वेली दो हैं, ये कौन है? तो ये भूमि के माप थे। यहाँ कर देने के लिए अनाज को अंबानम में तौला जाता था, संभवतः यह सबसे बड़ा तौल था। छोटे तौल में नाली, उलाकू, अलाक ऐसे शब्द प्रचलित थे। तो मेन याद रखेंगे कि माँ और वेली किससे संबंधित था? भूमि से। और तौलने के लिए अंबानम, नाली, उलाकू, अलाक शब्द प्रचलित थे। तो कुछ शब्दावलियाँ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो यहाँ एक टेबल में इसको दिया भी है, एक इसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको पहले ही बोला लेने के लिए। जैसे माँ और वेली लिखा हुआ है तो भूमि के दो प्रसिद्ध माप हैं। इरे क्या है? भूमिकर है। उल्गु या सुंगम क्या है? चुंगी सीमा शुल्क। कुडमय या पादु, राजा को अदा किया जाने वाला कर। इरादु, जबरन वसूला जाने वाला कर, कि आपका इरादा हो या न दो लेकिन आपसे लिया जाएगा, इरादु। ठीक और राजा को अदा किया जाए तो राजा के चरणों में, पादु तो उनके पैरों में दिया जाने वाला कर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। उल्गु या सुंगम, चुंगी या सीमा शुल्क, इरे भूमिकर। ठीक, तो ये हो गया संगम काल के जो राजस्व संबंधी शब्दावलियाँ इस बुक में अच्छे से डिस्कस की गई हैं, इनको भी आप इसका नोट्स बना सकते हैं। जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी? वर्ग भेद पर आधारित थी। वर्ण कौन कौन से थे? तो शासक, ब्राह्मण, किसान, व्यापारी, दस्तकार, यही थे वर्ग। अब इनके नाम क्या थे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए संगम काल थोड़ा सा टफ माना जाता है क्योंकि सबके नाम याद रखने पड़ते हैं। शासक होता था अरसर वर्ण, ब्राह्मण था सुड्डुम, किसान थे वेल्लाल, व्यापारी थे वेनिगर और दस्तकार थे पुलैयन। अब पूछ लिया जाए भाई शुड्डुम कौन थे संगम काल में? तो ब्राह्मण थे। सुड्डुम वर्ग जो था वो ब्राह्मणों का था। वेल्लाल वर्ग किसका था? अभी पहले आया ही था, किसान। अरसर शासक, वेनिगर व्यापारी, पुलैयन दस्तकार। ठीक, तो चूंकि ब्राह्मणों को का ही शासन था तो ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उसके बाद वेल्लाल वर्ग का स्थान आता था चूँकि ये किसान लोग थे। जो वेनिगर है वो व्यापारी के लिए था, इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है। दस्तकार थे पुलैयन, रस्सी और पशु के चमड़े से चारपाई चटाई बनाने का ये लोग काम करते थे। ठीक है, अब
थोड़ा सा समाज में और क्या होता था इनको डिस्कस किया, देख लेते हैं कि इस समय दक्षिण के राज्यों में भी जो आर्यों का प्रभाव पहुंच गया था। वैदिक यज्ञ, दान में भूमि, घोड़े, रथ, हाथी, स्वर्ण मुद्राएं वगैरह दी जाने लगी थी। यहाँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात क्या आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, इस युग में ब्राह्मण मांस खाते थे और ताड़ी पीते थे, जो समाज में बुरा नहीं माना जाता था। तो आपसे पूछ लिया जाए तो ऐसा और जगह देखने को नहीं मिलता है। तो ये था संगम काल की विशेषता। स्त्रियों की दशा देखें तो दरबार में गायकों के साथ नर्तकियां नाचती थीं, जिन्हें कहा जाता था पाणय या विडेलियर। संगम काल में अस्पृश्यता थी, लेकिन दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये। तमिल व्याकरण ग्रंथ जो तोलकाप्पियम है, उसमें बताया जाता है कि विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता दी गई है संगम काल में। कुल 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा तोलकाप्पियम में भी है। अब जानते हैं कि जीवक चिंतामणि जो है वो उसमें भी मिलती है। संगम साहित्य में मृतक संस्कार विधियों का भी उल्लेख किया गया है। अग्निदाह तथा समाधिकरण दोनों ही विधियाँ प्रचलित थीं। सती प्रथा का प्रचलन था। विधवाओं की दशा दयनीय थी। तो ये था इनका समाज। धर्म में क्या प्रमुख बातें थीं? तो प्रमुखतः 3 धर्म थे, ब्राह्मण, बौद्ध, जैन। दक्षिण में संगम काल में वैदिक यज्ञ मैंने आपको बताया शुरुआत हो चुकी थी, तो कर्मकांड वगैरह माना जा सकता है कि शुरुआत हो जाएगा। इनका संबंध कैसे था? जीवात्मावादी से। मानव रूपी देव पूजा वगैरह की जाती थी। अब यहाँ देवताओं को लेकर थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। जो दक्षिण भारत के प्रमुख देवता थे वो थे मुरुगन। इनका नाम सुब्रमण्यम भी मिलता है। मुरुगन का प्रतीक था मुर्गा अर्थात कुक्कुट। मुरुगन की उपासना में किए जाने वाले नृत्य को कहा जाता था वेल नाडल। वेल नाडल। तो मुरुगन थे देवता, मुर्गा या कुक्कुट मुरुगन का प्रतीक था। इनकी उपासना में जो नृत्य होता था उसको कहा जाता था वेल नाडल। मुरुगन का एक नाम भी मिलता है सुब्रमण्यम। जब पहाड़ी क्षेत्र के जो शिकारी थे पर्वत देव के रूप में मुरुगन की पूजा करते थे। जो मछुआरे थे वो वरुण की पूजा करते थे। किसान लोग इंद्रदेव की, इनका नाम था मरुद्रम, की पूजा करते थे। पुहार का जो वार्षिक उत्सव होता था वहाँ पर इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा की जाती थी। अब बताइए पुहार क्या है? अभी मैंने टेबल में इसको डिस्कस किया था। तो पुहार जो है चोलों का एक बंदरगाह था, तटीय नगर था, ठीक है, तटीय राजधानी कह सकते हैं। मरियम्मा कौन थी? शीतला माता थी जो चेचक से संबंधित थी। तो संगम काल में चेचक से संबंधित जो देवी थी वो कौन थी? मरियम्मा। संगम काल में शिव, अर्धनारीश्वर, अनंत साई, विष्णु, कृष्ण, बलराम आदि देवताओं की उपासना भी लोकप्रिय थी। आप जान लीजिए कि जब आर्यीकरण हो गया था काफ़ी हद तक, तो वहाँ पर बहुत कुछ आपको उत्तर भारत की यहाँ देखने को मिलेंगी धर्म में। कोराबाई कौन थी? विजय की देवी थी। कोराबाई का नाम क्या था? विजय की देवी। ये सारे के सारे एग्जाम में कहीं न कहीं पूछे जाते रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। संगम युग के दौरान बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का साथ साथ विकास हुआ। यहाँ ये दोनों भी थे। संगम काल के लोग जो थे वो कर्म, पुनर्जन्म, भाग्यवाद इन पर विश्वास करते थे। दुर्गा देवी के समकक्ष एक देवी मानी जाती थी वन देवी। उनका नाम होता था कुडुरैकर डाबुल। ठीक है, ये दुर्गा के नाम से इनकी समानता लगभग मानी जाती है। अब देखिए इसमें जो आर्थिक स्थिति उसको देखते हैं। जो भूमि को बहुत उर्वरा बताया गया है संगमकालीन साहित्यों में दक्षिण भारत में। यहाँ पर कृषि किसकी होती थी? तो धान, गन्ना, रागी, कुल्थी, जौ यहाँ की प्रमुख फसलें थीं। इसके अलावा मछली उत्पादन, जहाज़ों का निर्माण, कताई बुनाई। जो चेर राज्य था वो मसालों के लिए भाई पहले से ही फेमस था। काली मिर्च, हल्दी, मछली, कटहल, भैंस इनके लिए फेमस था। जो संगमकालीन राज्य थे इनकी जो मुख्य उपज थी वो चावल थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि कावेरी नदी का जल जो था वो सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। जो व्यापार का माध्यम था वस्तु विनिमय था। अनाज वगैरह विनिमय का सर्वाधिक स्वीकृत माध्यम होता था कि अनाज लेकर के कोई सामान ले जाता था। आयात किसका होता था और निर्यात किसका होता था संगम काल में? तो आयात था घोड़ा, सोना, चांदी, तांबा, रांगा, सीसा, गदला, कांच, शराब, दुहत्थे कलश, मुद्राएं, पुखराज। निर्यात किसका होता था? तो मसाले जिसमें जटामासी, तेजपत्ता, काली मिर्च, वस्त्र, मलमल, बिलासता के सामान, कछुए की खोपड़ी, मोती वगैरह ये सब निर्यात किए जाते थे। जो कुछ प्रमुख बंदरगाह थे बड़े बड़े ना वो इम्पॉर्टेंट हैं। इनको नाम थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के जरिए बाहर से व्यापार होता था। तोंडी, मुसिरी, पुहार, शालुयूर, तो ये कुछ प्रमुख नाम हैं।
तोंडी, मुसरी, पुहार, सालियोर ये संगम काल के बंदरगाह हैं। यवन व्यापारी अपने जहाज़ों से यहाँ सोना लाते थे और यहाँ से काली मिर्च, मोती, कीमती रत्न, पर्वतों की अमूल्य वस्तुएं ले जाते थे। सर्वाधिक व्यापार जो है रोमन साम्राज्य के साथ होता है। जो रोमन सम्राट अगस्टस हैं उनके सिक्के पुहार, मुजरिस और अरिकामेडू से मिलते हैं, ये इस बात के प्रमाण हैं। इस काल में देखें तो उत्तर भारत और सुदूर दक्षिण के बीच भी व्यापार होता था, क्योंकि दक्षिणापथ का उल्लेख कई जगह मिलता है। अगर मृद्भांडों की बात करें तो उत्तरी कालीन मृद्भांड सुदूर दक्षिण में भी लोकप्रिय थे, यहाँ भी आहत सिक्के मिलते हैं। जो पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट के बंदरगाह थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। जैसे पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह थे उनका नाम था नौरा, तोंडी, मुसरी, निलसिंडा। ये कहाँ थे? पश्चिमी तट पर थे। तो पूछा सकता है कि पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह स्थित थे। एक नगर था जहाँ चेर चोल पांड्य का संगम होता था, उसे कहा जाता था तिरक्का म्यूलियर। तिरक्का म्यूलियर जो है ये सबको मिलाता था। तिरक्का म्यूलियर, तिरक्का तीन को मिलाता था, तिरक्का म्यूलियर यानी कि चेर चोल पांड्य। इस काल में रोम के अतिरिक्त थे मिस्र, अरब, चीन, मालदीव, उनके साथ भी व्यापार होता था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो व्यापारिक स्थल मार्ग का कारवां था उसके नेतृत्व करने वाले कहते थे सार्थवाह। उस सार्थवाह का नाम था मासात तुवान। जो सार्थवाह चलता था कारवां का नेतृत्व करने वाला, उसका नाम था मासात तुवान। जो समुद्र में सार्थवाह होता था उसको कहते थे मानामिकन। ठीक, तो मासात तुवान, मानामिकन, एक थल से व्यापार कराता था, एक जल से व्यापार कराता था। संगम काल में अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जो कुछ आपने देखा, अगर दोनों लेक्चर तो हो सकता है आप पहले इसको हल कर लें। पहला है संगम क्या था? तो तमिल कवियों, विद्वानों की सभा, तमिल राजाओं का संघ, वरीय इकाई का सर्वोच्च अधिकारी, मंत्रियों का संघ। तो ये सबसे पहले ही हमने फैक्ट डिस्कस किया था इसके पहले और लेक्चर में। जो संगम था वो तमिल कवियों और विद्वानों की सभा या संघ था। इसका पहला आंसर हो जाएगा। संगम युगीन साहित्य लिखा गया था, तो बताइए किस शैली में लिखा गया? गद्य, काव्य, नाट्य, परिसर। तो ये काव्य शैली में लिखा गया है, बी आंसर होगा इसका। कौन सी संगम रचना तमिल बाइबल कही जाती है? तो आप जानते हैं कि तिरुक्कुरल को कहा जाता है तमिल बाइबल। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संगम जो है पत्तन, संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? लो जी आ गया, अभी अभी जस्ट इस पर बात हो रही थी। तो कोरकई, पुहार, तोंडी, मुसरी। तो इसमें पूछा है पश्चिमी तट पर स्थित थे, तो इनमें कौन कौन से होंगे? देखिए तोंडी और मुसरी हमने पढ़ा था पश्चिमी तट पर, तो इसका आंसर हो जाएगा जो तोंडी और मुसरी पश्चिमी तट पर हो जाएगा, कोरकई और पुहार पूर्वी तट पर हैं। ठीक, किस ऋषि के बारे में? तो इसका आंसर केवल 3 और 4 हो जाएगा। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो विश्वामित्र, अगस्त, वशिष्ठ, संभव। आप जानते हैं कि जो 2 संगम थे वो अगस्त के ही अध्यक्षता में हुए, तो इसलिए इन्होंने दक्षिण का जो आर्यीकरण है ऐसा विश्वास किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम संगम पांड्य राजाओं की राजधानी कपाटपुरम में आयोजित की गई थी। तो बताइए, प्रथम संगम जो है पांड्य राजाओं की राजधानी कपाटपुरम में आयोजित की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। तो ऐसा अध्यक्षता तो सही है, क्योंकि अगर देखें तो जो अध्यक्षता है प्रथम और द्वितीय दोनों अगस्त ऋषि करते हैं, लेकिन जो होता है वो अब मैंने आपको बताया था कि पहला और तीसरा होता है मदुरई में और दूसरा होता है कपाटपुरम में। यहाँ कौन सा है? प्रथम, जबकि ये द्वितीय होना चाहिए था, या फिर कपाटपुरम की जगह मदुरई होना चाहिए था। तो आपका ये सही होता है, यानी कि पहला गलत हो गया, दूसरा आपका सही होगा। तो इसमें केवल 2 यानी कि विकल्प आपका बी आंसर सही हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। चोल राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें बताना है गलत। इसका क्षेत्र पेन्नार और वेल्लारू नदियों के बीच स्थित है। तो बताइएगा। संगमकालीन चोल शासकों में करिकाल सबसे प्रसिद्ध शासक था। तीसरा है चोल वंश का प्रथम राजा था उदयनजेरल। और चौथा है चोलों की प्रारंभिक राजधानी थी उत्तरी मनलूर। तो अगर चोलों की बात करें तो चोलों को जब हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि पेन्नार और वेल्लारू नदियों के बीच में स्थित है, और यहाँ का जो मुख्य केंद्र था वो था उरैयूर। अभी देखिए यहीं पर चौथा भी विकल्प मिल गया, जो प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर लिखा है ना, उत्तरी मनलूर ना होकर कि ये थी उरैयूर। तो ये आपका यहीं पर मिल गया, गलत है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। दूसरा जो है संगमकालीन चोल शासकों में करिकाल सबसे प्रसिद्ध शासक था।
तो ये बात सही कि 190 ईस्वी के आसपास में संगमकालीन जो चोल शासक थे उसमें करिकाल सबसे प्रसिद्ध थे। चोल वंश का जो प्रथम राजा था वो उदयनजेरल था। तो ये क्वेश्चन भी आपका सही हो जाता है, क्योंकि इसके जो चोल वंश का जो प्रथम राजा था ये चेर राज्य का था, प्रथम राजा उदयनजेरल। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 7 का सी, क्योंकि जो चोल वंश का प्रथम राजा था वो था एलारा। लेकिन यहाँ पर जो दिया है ये है उदयनजेरल। उदयनजेरल जो थे वो चेर राज्य के जो है प्रथम शासक थे। तो तीसरा आपका विकल्प इसमें सही होगा। उत्तरी मनलूर जो है वो उरैयूर का ही एक नाम था। तो मुझे लगता है इसका जो आंसर होना चाहिए वो 7 का सी होना चाहिए। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। 7 का सी ही दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि जो चोल वंश का प्रथम राजा था वो उदयनजेरल नहीं था, बल्कि ये चेर वंश का राजा था। जो चोलों की प्रारंभिक राजधानी थी उरैयूर थी, लेकिन इसका नाम उत्तरी मनलूर मिलता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के विषय में मेगास्थनीज ने कहा था कि यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है तथा इस राज्य के शासन की बागडोर एक स्त्री के हाथ में है? तो देखिए, ये कहा था आपका पांड्य राज्य के बारे में। तो जब आप पांड्य पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे किसमें मेगास्थनीज ने इसको एक नाम दिया था माबर। तो यही नाम मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहता था कि मेगास्थनीज ने पांड्य राज्य को माबर नाम से पुकारा है और बताया कि ये राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था और इस राज्य के शासन की बागडोर एक स्त्री के हाथ में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम काल में तेज पत्ता के लिए यवन प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसको सही गलत बताना है, उसके ऊपर अभी चलेंगे, देख लेते हैं। तो तेज पत्ता के लिए नहीं, यवन प्रिय जो है वो काली मिर्च के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको यहीं से पता चल गया। वो गलत सही जो पूछेगा देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत ही है। दूसरा देखते हैं क्या है। संगम काल में सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ होता था। तो ये सही है। आपका विकल्प जो होना चाहिए वो केवल 2 सही होना चाहिए। तो हो जाएगा आपका 9 का बी। ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो आपके विकल्प हैं नंदी कलम्बम, कलिंगत्तुपर्णी, पेरिया पुराणम, इनमें से कोई नहीं। तो लघुवेद की संज्ञा इसमें किसी को नहीं दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा 10 का डी। ये जो तीनों हैं इनका आपने उल्लेख भी इसमें नहीं पढ़ा था, तो इसलिए उत्तर इसका हो जाएगा डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए था। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनना है। मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पर ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, किस संदर्भ में है वो ये हैं। तो तिरक्कुलर, तोलकाप्पियम, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले। अब इसका देखिए मिलाना है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एक है व्याकरण, तोलकाप्पियम जो है वो व्याकरण ग्रंथ है। तो आप बी को मिला लीजिए। इसको मैं यहाँ पर मिला देता हूँ। बी को मिला दीजिए व्याकरण से। थोड़ा सा ये स्क्रीन पे डिस्टर्ब हो गया, 1 मिनट जी। हाँ, देखते हैं, तोलकाप्पियम को मिला दिया व्याकरण से। इसके बाद जो आपका शिल्पाधिकारम तिरक्कुरल है वो है दर्शन। उसके बाद शिल्पाधिकारम है प्रेम कथा, क्योंकि आप देखते हैं कि शिल्पाधिकारम में कोवलन और जो उसकी पत्नी है कड़ग्गी और वो अपनी एक दूसरी पत्नी से प्रेम करता है माधवी। तो एक प्रेम कथा इसमें इसका वर्णन किया गया है। मणिमेखला जो है वो एक मणिक कथा है। अब जानते हैं कि एक व्यापारी ने इसको लिखी थी, तो एक मणिक कथा यहाँ पर मिलती है। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 4, 1, 3। किस में मैच करेगा? 2, 4, 1, 3। ये हो जाएगा आपका डी आंसर। तो 11 का हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है तोलकाप्पियम किसका नाम है? तो पश्चिम भारत में एक बावड़ी, तमिल व्याकरण पर पुस्तक, तमिल भक्ति कविताओं का एक संग्रह, कन्नड़ कविताओं का एक संग्रह। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप गलत नहीं करेंगे। जो तोलकाप्पियम है वो तमिल व्याकरण पर एक पुस्तक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? तो ये है कावेरी नदी की स्तुति की गई। तो कावेरी से मुझे लगता है कि गलत भी नहीं करेंगे, क्योंकि साउथ में वही है। मणिमेखलाई के लेखक कौन है? तो इसमें नाम दिए गए हैं कोवलन, जो मणिमेखलाई लिखा है तो मणिमेखलाई भी होता है, कोवलन, सत्यनार, इलंगो आडिगल, तिरक्कातेवर। तो इसके लेखक हैं, मैंने इसको आपको टेबल में डिस्कस किया था। इसके लेखक हैं, यहाँ सतनार लिखा है। एक्चुअली सतनार भी मिलता है, कहीं सत्रनार मिलता है, सतनार है। ठीक है। तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूस्वामी थे? गहपति, उजहवर,
अडिमाई, वेल्लालर। तो आप जानते हैं कि जो वेल्लालर वही थे किसान, बड़े भूस्वामी ये थे। तो हमने यहाँ पर एक अभ्यास जो भी इसमें दिया था दृष्टि में, इसको भी देख लिया। 2 लेक्चर में मैंने आपके संगम काल को पूरा कवर किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। बुक बहुत अच्छी है आपके एग्ज़ाम के लिए, अगर इतना पढ़ लेते हैं आप तो आप इसको बहुत आसानी से यहाँ से आए हुए क्वेश्चंस हल कर लेंगे। इसके बाद जो एंशिएंट हिस्ट्री का है वो लास्ट चैप्टर बचेगा। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का जो समरी पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें लास्ट में हम लोग प्राचीन भारत के कुछ विविध पहलू हैं, जिसमें शिक्षा के केंद्र हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधित बातें हैं, भारत के प्रमुख सूर्य मंदिर हैं, उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और उसमें और आगे आप क्या चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। गुड बाय।